नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। ये हमारी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज जिसके अभी तक हम 11 सेट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 12 करने वाले हैं जो कि 7 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन देने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हो गया या फिर टाइम मैनेजमेंट है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर जो वेब प्लेटफॉर्म है, पीसी लैपटॉप से भी इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहां पर भी आप प्रैक्टिस सारे एग्जाम्स की कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। बाकी कि 50% जो सवाल है वो पिछले पेपरों से ही आने हैं, तो आपको पिछले पेपर तो अच्छे से करने ही हैं। तो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ आपको पेपर ये वीडियोस बनाने में, आप भी मेहनत कीजिए। और आप जो वीडियो को पसंद कर रहे हैं वही मुझे इंस्पायर कर रहा है, और जो मुझे गलतियाँ बता रहे हैं उनको भी मैं गौर कर रहा हूँ और सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सवाल नंबर 1 हमारा इस प्रकार है, जो कि उस पेपर में सवाल नंबर 4 था। अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जितने पौधे एक पंक्ति में हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। जैसे यदि किसी पंक्ति में 5 पौधे हैं तो 5 ही पंक्तियां हैं। इस एक पंक्ति में 5 पौधे हैं और 5 ही पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर x है तो इधर भी x है, यानी कि टोटल कितनी संख्या होगी, x स्क्वायर। और x स्क्वायर किसके बराबर, 5625 के बराबर दे रखा है आपको। अब देखिए, जिसमें पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो जैसे कि मैं एक स्क्वायर लेता हूँ 45, तो पीछे 5 है, तो पीछे 5 है तो हमेशा 25 आएगा इसके स्क्वायर में। और आगे 4 है, इससे एक ज़्यादा कितना होता है, 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आएगा 20। तो 20, 25, 45 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है 5625। तो यानी कि जिसका ये स्क्वायर है उसमें पीछे 5 तो है ही है। बाकी हम इससे देखेंगे 56, यानी कि 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 7। तो x का मान कितना आ गया है, 75, यानी वो संख्या 75 है। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे 75 और 75 ही पंक्तियां हैं। सवाल नंबर 7, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 15 वस्तुओं का CP 9 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो CP बटे SP यानी क्रय मूल्य बटे सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 9/15 आ चुका है। और इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 3/5 आ जाएगा। अब पूछा है कि उसको लाभ हुआ है, हानि हुई है, कितने % की हुई है। तो देखिए कितने का हुआ है, 2 का लाभ हुआ है उसको, किस पर, 3 पर। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करती है और ये वैल्यू होती है 6.66% के आसपास। तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि लाभ हुआ है उसको 6.66 का। सवाल नंबर 10, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। यानी किसी वर्ग की भुजा A है तो उसका विकर्ण होता है a√2, ये होता है उसका विकर्ण। तो a√2 का मान आपको दे रखा है कितना, 10। तो इससे हम a का मान निकाल लेंगे, √2 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ चुका है। अब नीचे √ नहीं रखते हम कभी भी, तो इसको ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √2 से और ऊपर भी √2 से। तो नीचे तो 2 हो गया
और 2 से 10 को काटा तो 5√2। तो यानी उस वर्ग की भुजा कितनी आ चुकी है? a बराबर 5√2 आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट बनाया जाता है तो फूड को निरूपित करने वाले वर्तखंड का केंद्र कोण कितना है? पाई चार्ट यानी एक वर्त बनाया और उसको बांटा गया है। ये एजुकेशन, फूड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और एक्स्ट्रा के अंदर, इन चीज़ों के अंदर उसको बांटा गया है। तो पूछा है फूड को निरूपित करने वाले वर्तखंड का कोण क्या है? ओके, जैसे ये एक वर्त है और ये वर्तखंड का कोण हो जाएगा कुछ भी। तो पूछा है कि ये कितना है यदि ये फूड को निरूपित कर रहा है वर्तखंड का कोण। तो देखिए टोटल कितना है, पहले तो सबको इनको जोड़ लेंगे, जोड़ो 150 और ये 250 कितने हो गए? 400 और 400 800 और इन दोनों के जोड़ेंगे तो 200 यानी 1000। तो पूछा 1000 की वैल्यू कितनी देर आएगी? 360। क्यों? क्योंकि पूरा जो वर्तखंड है वो तो 360 का ही है। तो एक कितना होगा? 360/1000। और फूड कितने को? 400 से कर रहा है तो 400, तो 400 की वैल्यू कितना वर्तखंड का कोण आ जाएगा? इंटू 400 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 0 से 3 0 कट जाएगी पूरी। और 36 को यदि 4 से करोगे आप 144 आ जाएगा ऑप्शन। यानी कि ये जो कोण है वो 144 डिग्री का एंगल है। सवाल नंबर 14, अली एक काम को 8 दिन में पूरा, बलबीर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर काम को पूरा कर दिया। तो चंदर ने अकेले ने कितने दिन में समाप्त कर सकता है? यदि अली करता है 8 दिन में, बलबीर करता है 10 दिन में, अली प्लस बलबीर प्लस चंदन कर देते हैं इसको 4 दिन में कंप्लीट। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40। तो ये तो हो गए इनको जो टाइम लगा दिन, ये हो गया टोटल वर्क। और इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? अब इफ़िशियंसी का रेशियो आ जाएगा ये 5 4 और इधर 10, तो करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब क्या है, तीनों मिलकर 10 बनाते हैं एक दिन में, अली 5 बनाता है, बलबीर 4 बनाता है, तो ये दोनों मिलकर 9 बनाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, यानी चंदर 1 बनाता है एक दिन में। टोटल वर्क कितना है? 40। और ये इफिशिएंसी क्या है? 1। तो दिन कितने आ जाएंगे? 40 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अंडरूट ये दे रखा है। तो देखिए आप, हम 8 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा 2√15 जो दिया हुआ है उससे। देखिए 8 को मैं लिख देता हूँ 5 + 3 लिख देता हूँ, माइनस 2√5√3 ये लिख दिया। अब देखिए 5 किसका स्क्वायर है? √5 का, इस प्रकार लिख सकते हैं। 3 किसका है? √3 का स्क्वायर है, माइनस 2√5 2, ये हो गया। अब ये अंदर जो है ये बन चुका है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडरूट है। तो अंडरूट इस स्क्वायर से कट जाएगा और 5 आ जाएगा यहाँ और अंडरूट में 3। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है? 3 4 5 में है। ये किस प्रकार का त्रिभुज है ये पूछा है। तो त्रिभुज न्यूनकोण है, समकोण है, अधिक कोण है, ये कैसे पता करते हैं? तो 3 भुजाएं त्रिभुज की ABC है, तो 2 छोटी भुजाएं जो है उनका योग, यानी कि इस प्रकार से है 3 भुजाएं, ये सबसे छोटी है B, तो 2 छोटी भुजाओं का योग यदि बड़ा है से C² यदि बड़ा है तो ये होगा अधिक कोण। यदि A² + B² का मान C² के बराबर है, यानी सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर है, तो वो होगा समकोण त्रिभुज। और A² + B² का मान बड़ा है C² से,
तो ये होगा न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। तो देखिए अब हम इनसे चेक कर लेते हैं। सबसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 4 का 16 और 5 का 25। तो ये भी 25 और ये भी 25, यानी कि दोनों आपस में लेफ्ट और राइट बराबर है। तो क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वृत्ताखंड मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और उसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। एक 18 में चलता है, दूसरा 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। एक साथ चले हैं, दोनों का एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम, यानी इसके अंदर है 3 की पावर 2 और 2 इंटू 2, ये इसके टुकड़े हो गए। इसके टुकड़े करेंगे यदि हम तो कितना आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, इनसे मिलकर। तो सबसे बड़ी भुजा 3 की सबसे बड़ी पावर ये और 2 की सबसे बड़ी पावर ये, तो 9 हो जाएगा ये, और ये 4, 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी वो 36 मिनट के बाद आपस में मिलेंगे। सवाल नंबर 30, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी इसका मान क्या है ये पूछा है। तो मैं सबसे पहले यदि आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 34 में यदि 19 जाते हैं तो 4 ये और 1 यहाँ, 5 और 10, 5 और 10 15, और 45 से यदि इसको भाग देंगे आप तो 3 बच जाएगा, यानी इस ब्रैकेट का मान तो 3 आ गया है। अब इसको यदि सॉल्व करते हो तो यहाँ 2 से ये कटेगा 6, 30, इसका मान 30 आ चुका है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ चुकी है 20 माइनस 30 माइनस 3, इनको यदि आप सॉल्व करोगे तो माइनस के 13 आ जाएंगे। सवाल नंबर 32, किसी त्रिभुज एबीसी में a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s सामान्य संकेत पद्धति के साथ है तो साइन a/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज है एबीसी, यानी ये ए कोण, ये बी कोण और ये सी कोण हो गया। ए के सामने की भुजा ए स्मॉल ए से, बी के सामने स्मॉल बी से, सी के सामने की स्मॉल सी से। तो इस त्रिभुज के अंदर तो इन्होंने पूछा है साइन a/2 का मान कितना होगा। तो दोस्तों ये सवाल है जो 10वीं क्लास से ऊपर का है। ये सवाल 11th और 12th के अंदर आता है और ये फॉर्मूलों के रूप में आता है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यदि ये पूछा गया है तो हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। यदि आप सॉल्व करने बैठ गए तो आपको कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि साइन a/2 का फॉर्मूला ये होता ही है, तो इसे हम याद कर सकते हैं। और इसी के साथ में कोस का फॉर्मूला और बाकी tan का फॉर्मूला भी। तो यदि ये पूछा गया है, क्योंकि ये 10th क्लास का तो है नहीं, तो इससे ऊपर पूछा गया है तो हम इसे याद कर सकते हैं और इस प्रकार के जो बाकी जो सूत्र है उनको भी याद कर सकते हैं। तो साइन a/2 का क्या हो जाएगा कि देखिए अंडरूट, बाकी दो भुजाएं कौन सी बची है तो उनको लिख देंगे s माइनस बी, s माइनस सी, ये दो भुजाएं बची है, इनको लिख दिया है। और नीचे ये दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई इस प्रकार से। यदि कोस a/2 पूछे वो तो क्या होगा, यदि a कोण है तो a वाली भुजा इस प्रकार से और नीचे BC आएगा। यदि tan का मान यदि उसने पूछा है तो क्या करेंगे, tan/2, तो इन दोनों को आप एक दूसरे में भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए साइन से कोस को, तो ऊपर आ जाएगा s माइनस बी, s माइनस सी, और नीचे आ जाएगा s माइनस ए, ये होगा। और BC से BC तो कट जाएगा तो ये आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले अब यहाँ से आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 33, यदि माध्य 25 और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा। तो विचरण गुणांक कोफिशिएंट
मानक विचलन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और माध्य को मीन कहते हैं। तो ये विचरण गुणांक है जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, ये किसके बराबर होगा, एसडीएम से याद कर सकते, एसडीएम से याद कर सकते हैं। तो एसडी तो ऊपर आएगा और एम नीचे आएगा इनटू 100, इस प्रकार से होता है ये। तो मानक स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन कितना दे रखा है 5 और माध्य कितना दे रखा है, जिसको नीचे लिख देंगे 25 इंटू 100, तो कितना आ चुका है, 1 से काटेंगे ये 5 बार 20% आ जाएगा ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न ये को आरोही क्रम में दर्शाना है आपको। तो देखिए 1/3 को यदि हम परसेंटेज में करें तो ये होता है 33.33% के आसपास होता है एक चीज। अब दूसरे को करते हैं, 1/7 किसके बराबर होता है, 1/7 का मान 14 पॉइंट ये होता है परसेंट, और इसको 4 से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, तो 56 तो आ ही जाएगा। 14 को 4 से करोगे 56 से ज़्यादा ही आएगा। और इसको और कर लेते हैं, यदि 1/5 का मान होता है 20% और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 40%। तो अब देखिए सबसे छोटा है ये, दूसरे नंबर पर ये और तीसरे नंबर पर ये, बस ये इनके नंबर है। तो किस में दे रखा है, 1 में ही दे रखा है, आपको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, भावना ने 26 मार्च 2018 को ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने उधार लिए और उसने 7 जून को ऋण चुका दिया, 7 जून को चुका दिया उसी साल, और उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। देखिए कि 4500 रुपये की राशि उसने उधार ली और 1 साल बाद यदि वो चुकाती तो कितना परसेंट, 15% के हिसाब से उसको कितना देना पड़ता है। इसका 15% निकालो आप, 15% हो जाएगा 675 हो जाएगा, 675 आ जाएगा। तो 675 रुपये उसको देने पड़ते यदि वो पूरे साल का पैसे रखती। मगर उसने कितने दिनों के लिए पैसे रखे, तो दिन निकाल लेते हैं हम। मार्च में उसने 31 तक का होता है तो 5 दिन रखे, 31 में से 26 घटाओगे, प्लस अप्रैल में होते हैं 30 दिन और मई में 31 दिन और 7 दिन जून में रखे, इतने दिन रखे हैं। तो टोटल कितने दिन हो गए, तो ये 30 और 30 60 और 12 और 1 13, तो 73 दिन उसने रखे हैं। तो 73 दिन का ब्याज लगेगा। तो देखिए 365 दिन का ब्याज कितना है, 675 है। एक दिन का ब्याज कितना होगा, 675/365। तो 73 दिन का ब्याज कितना होगा, इसको 73 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 73 से ये 5 बार कट जाएगा, और ये 5 से यदि आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 और फिर 3 बार और उसके बाद 5 बार, 135। यानी ब्याज कितना आ चुका है, 73 दिन का 135 आ चुका है। और राशि कितनी थी, वो 4500 रुपये तो राशि थी, 135 ब्याज आ चुका है। तो 5 3 और 6 ये 4635 रुपये हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 39, तो अब इसके अंदर सबसे पहले आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 3 19/4 आ चुका है। और इसको करोगे तो 10/3 आ चुका है, ये आ चुका है इसके अंदर। भाग दिया किससे, इससे दिया तो 15 - 12/20 आ चुका है। और बाकी आगे क्या आया है, इनको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कट चुका है, 5 से 5 कट चुका है, 3 से 9 3 बार कट चुका है, यानी 1/3 आ चुका है। अब इनको सॉल्व करते हैं तो नीचे कितना आया, एलसीएम आया 12, 3 से किया 19 को 57 और इसको किया 40, तो ये आ चुका है। यदि इनको करते हैं तो हम 17 आ जाएगा, 17/12 आ गया। और इधर कितना आता है,
इस यदि साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। 20/3 प्लस 1/3 यह आ चुका है। अब 12 4 से गया 3 बार, 4 से गया 5 बार, तो ऊपर कितना बचा 85 और नीचे कितना 9 प्लस 1/3। अब एलसीएम आ चुका है दोनों का 9, तो 85 तो ये और यहाँ जाएगा 3, तो कितना आ चुका है 3 जोड़ा तो 88/9 आ चुका है। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 9 नम 81 आ जाएगा और 7/9 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय वाली वस्तु को कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा। यानी उसने 10% की छूट दी अंकित मूल्य पर, 25% उसके बाद लाभ हो, इसलिए 360 की वस्तु पर क्या मूल्य अंकित करें। तो देखिए क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 100 माइनस छूट को 10 को घटा देंगे ये 90, और ये जो लाभ है इसको यदि आप 100 में जोड़ते हो 125, ये अंकित मूल्य आ गया। क्रय मूल्य की वैल्यू आपको कितनी दी है 360 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 90 की है, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसको यदि 4 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 500, यानी उसको अंकित मूल्य 500 अंकित करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44। एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई। उसी घड़ी को 140 अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। कह रहा है कि यदि 100 की है घड़ी, क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो यदि वो 10% कम में यानी 90 में बेचती है तो उसको क्या होती है 10% की हानि, और यदि 104 में बेचती है तो उसको लाभ। तो यदि इन दोनों का अंतर कितना आ गया 14, और 14 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 140 दे रखी है। ये 14 आप सीधा निकाल सकते हैं। यदि एक लाभ दे रखा है और एक हानि दे रखा है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ा 14 आ चुका है, और 14 की वैल्यू कितना है 140, यानी पहली बार वो 90 में बेचता है तो उससे कितना अधिक है 104% लाभ पर बेचना 14 अधिक है, और 14 की वैल्यू 140, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। और उसने घड़ी का क्रय मूल्य पूछा यानी 100 की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगी 1000। क्वेश्चन नंबर 47। एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से शुरू होती है और एक ही समय पर पानीपत पहुंच जाती है, जो करनाल से 75 दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है। तो बस की चाल पूछिए। तो रेलगाड़ी की चाल बस से कितनी अधिक है 50%, तो 50% को फ्रैक्शन में 1/2 रखते हैं, यानी बस की चाल 2 है तो रेलगाड़ी की चाल 1 अधिक है, यानी कि 3 हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल 3 है और बस की चाल 2 है, ये अनुपात आ चुका है। अब क्या कहा है कि करनाल से वो चलते हैं और पानीपत इसके बीच की दूरी है 75 किलोमीटर। दोनों एक साथ चलते हैं और एक साथ ही पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रेल और दोनों एक साथ पहुंच जाए जबकि दोनों की चाल अलग अलग है। तो रेलगाड़ी क्या है 12.5 मिनट के लिए बीच में रुक जाती है, इस वजह से वो एक साथ पहुंच पाते हैं। अब देखो दूरी बराबर है तो क्या होगा, चाल का रेशियो उनका कितना है, रेलगाड़ी 3 और बस 2 से, तो समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा क्योंकि दूरी समान है 2:3, यानी रेलगाड़ी 2 समय लेती है और ये 3 समय लेती है। कौन, बस। अब क्या है कि कितने का अंतर है, क्योंकि रेलगाड़ी भी 3 पे पहुंची है, तो 3 कैसे लिया उसने कि जो ये 1 एक्स्ट्रा आया है वो 12.5 1 मिनट 1 है, जो 1 की वैल्यू 12.5 मिनट और 12.5 मिनट रुकी है वो, इसीलिए तो वो
3 पे पहुंची है। तो क्या हुआ कि 12.5, तो 1 की वैल्यू 12.5, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 37.5 हो जाएगी कि 3 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बस की उसने पूछी है, तो बस को टाइम लगा है 37.5 मिनट। तो बस चलती है 75 किलोमीटर की दूरी 37.5 से, तो ये आ जाएगी उसकी चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 1/2। और चूंकि ये मिनट में था तो 37 को हम 60 से भाग देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये आ चुकी है इसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति आवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। किस अनुपात में, 7:6 के अंदर। तो अब वो कह रहा है कि पुरुषों की जो संख्या है, यानी 7 की वैल्यू 56 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 8 हो चुकी है। तो इसको भी हम 8 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 48 आएगा। और इन दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 104। सवाल नंबर 53, 109/100 को आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, जो 109 है मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 100 + 00 + 9/100, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इनको अलग अलग लिख देते हैं, 100/100 + 00/100 + 9/100, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब ये कट के कितना आ जाएगा, 1, और ये 0/100, ठीक है, और ये 9/100। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, मगर यहाँ पर 0/10 है, तो 0 में किसी का भी भाग देने पर 0 ही आता है। तो नीचे चाहे मैं 10 लिखूँ या 100 लिखूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए चाहे आप यहाँ पर 10 लिखोगे तो भी वही बात है। तो बाकी यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर ये, और यहाँ 9/100। ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 100 है, क्योंकि 1 आना चाहिए, 1 की बजाय यहाँ पर 100 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 54, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। ये वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो जनसंख्या कितनी है, 20,000, 10% की वृद्धि यानी 110 हो गई है। तो कितना हो जाएगा, अब 0 से 0 कट गई, 0 से 0, और 2 22,000 यानी 22 हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 2, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा आप सीधा देख सकते हैं कि 10% की वृद्धि हुई है, तो पीछे से यदि एक 0 हटा दोगे तो वो 10% के बराबर होगा, यानी 20,000 है तो इसका 2,000 10% हो जाएगा, और 2,000 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 22%। तो आप 10% इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि पीछे से एक 0 हटा दो। जैसे यदि यहाँ 5,000 दिया है तो इसमें से एक 0 काट दी, तो ये 500 कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा। यदि पूछे 5% कितना होगा, तो जो 10% आया उसका आधा कर दो, 250, ये 5% हो जाएगा। पूछा जाए 20% कितना होगा, तो 10% कितना है, 500, तो इसको डबल कर दो, 10 × 2 तो 1000 हो जाएगा, 20%। तो इस प्रकार से भी आप परसेंटेज की वैल्यू काउंट कर सकते हो। सवाल नंबर 55, दिए गए समीकरण में a का मान निकालना है, tan a + tan 2b + tan 3a बराबर ये है। तो ये हमारी समीकरण है, और a का मान निकालने के लिए आप किस प्रकार करेंगे। ये वैसे तो सवाल 10वीं क्लास से ऊपर का है, कोई 11th-12th का सवाल है, फिर भी हम कि एग्ज़ाम में आया तो हमें करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए किस प्रकार करेंगे, tan a + tan 2a, इस tan 3a को मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस tan 3a इधर आ चुका है, प्लस tan a है, tan 2a है, और tan 3a है। अब इनको आप यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ तो है tan a tan 2a बराबर माइनस tan 3a को हमने माइनस के साथ कॉमन लिया है, तो 1 - tan a और tan 2a, यहाँ ये बच जाएगा। अब इसको नीचे लाएंगे तो इधर हो जाएगा tan a + tan
2a बटे 1 माइनस 10a tan 2a बराबर माइनस tan 3a, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, तो मैंने लिख दिया tan a और b का मान 2a है, तो 2a बराबर माइनस tan 3a। अब ये हो गया tan 3a बराबर माइनस tan 3a, ये उधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे और आ जाएंगे tan 2 tan 3a बराबर 0। अब 0 tan में किसका मान होता है, क्योंकि ये दो तो कोई मतलब नहीं है, तो tan 3a का मान 0 आ चुका है। और 0 किसका होता है, तो 0 मान होता है tan में 0 का भी होता है, पाई का भी मान 0 होता है और 2 पाई का, यानी हर पाई के लिए मान कितना होता है 0, तो हम कह देंगे n पाई। तो यहाँ लिखा tan 3a किसके लिए, tan n पाई के लिए मान। तो कौन कितना आ चुका है, 3a बराबर होगा हमारा इससे, किसके बराबर होगा, n पाई के बराबर होगा। अब देखिए कि 3a बराबर n पाई हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर, इसको a बराबर n पाई बट्टे 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसमें आपको n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे n बराबर 1 रखते हैं तो a का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 3। यदि n बराबर, यदि आप इसमें 2 रखते हो तो कितना आता है, तब a का मान आता है 2 पाई बाई 3। और n बराबर 3 रखते हो तो कितना आता है, a का मान आ जाएगा 3 पाई बाई 3, जो कि कितना आता है, पाई के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये मान आ जाएंगे। तो आप देखिए कि केवल ये वाला मान तो हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन 2 गलत, 3 गलत और 4 इसलिए गलत है कि ये भी केवल नहीं हो सकता। और 1 नंबर क्यों गलत है, क्योंकि हाँ 3 रखने पर कितनी वैल्यू आ रही है, पाई, और पाई 5 पाई बाई 6 तो उससे छोटा है, तो ये वैल्यू आ ही नहीं रही है। यदि आप कितना भी मान रख लो इसके अंदर, n पाई बाई 3 के अंदर, तो बस ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है, क्योंकि ये 2 वैल्यू तो आ ही रही है, बाकी और भी वैल्यू आ सकती है। तो इसने केवल तो यहाँ पर बोला नहीं है, नहीं तो ये भी गलत हो जाता। तो इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो अमित करता है 15 दिनों में और बलबीर करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम आ चुका है 30, 15 30, ये 2 बनाता है एक दिन में और ये 3, तो ये इनके आ गया इफिशिएंसी के रेशियो आ चुका है। ये वर्क है और ये टाइम दिन हो चुके, ये हो चुका है। अब क्या है कि अमित एक दिन में 2 बनाता है, 3 दिन काम किया उसने, टोटल कितनी बना ली, 6 यूनिट बना ली है। तो 30 में से 6 माइनस कर देंगे हम, कितना बच चुका है, 24 यूनिट बच चुकी है। अब 6 दिन का काम हो चुका है, 24, 3 दिन का काम हो चुका है, 24 यूनिट बच चुकी है। अब दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितनी कर लेंगे, 5 कर लेंगे। तो 24 को हम यदि 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौका 20 और 4/5, तो रिमेनिंग काम को ये 4/5 में कर देते हैं। और 3 दिन ए ने काम किया, दोनों को जोड़ा 7 सही 4/5, यह आपका आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है, यानी टर्मिनेट डेसिमल है। टर्मिनेट डेसिमल या शांत दशमलव का मतलब है कि वो क्या एक जगह जाकर रुक जाती है। तो ऐसी वाली संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो देखो शांत दशमलव कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी, यानी टर्मिनेट दशमलव कौन सी होगी और नॉन टर्मिनेट दशमलव कौन सी होगी। तो शांत वो होगी जो एक जगह जाकर रुक जाए और अशांत वो होगी जो चलती रहे। तो जब नीचे यदि 2 और 5 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेट दशमलव है, यानी वो जो संख्या है वो एक जगह जाकर रुक जाएगी। और यदि नीचे 3 आ चुका है या फिर 7 आ चुका है
तो वो जो चीज़ है वो टर्मिनेट नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको उनको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। जैसे पहले को किया, 15 से 60 गया 4 बार, 1/40 आ जाएगी। दूसरे को यदि करते हैं तो ये नहीं कटता है, ऊपर 29 है और ये नीचे 343 7 की क्यूब है। तीसरी करते हैं तो 1 7 से 7 पावर कट जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 की 2 पावर 2 इंटू 7। तीसरा यदि करते हैं तो आएगा 11, लास्ट वाला, तीसरा नहीं चौथा, यदि करते हैं 11 30, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कौन कौन है नीचे, एक तो है 2 की पावर 3 8 और एक 5, ये आते हैं इन दोनों में। तो ये तो एक जगह जाकर शांत हो जाएगी, टर्मिनेट है। उसके बाद में इसमें 7 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें 3 है नीचे, ये तीनों नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कौन सी हो गई, ये वाली, पहली वाली संख्या। क्वेश्चन नंबर 62, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्र राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है तो विभाजित की गई धनराशि कितनी होगी। यानी 3 और 7 का अंतर कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। ओके, 3 7 का अंतर 4 है और 4 की वैल्यू आपको 15 दे रखी है। तो टोटल धनराशि पूछी है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/4 हो जाएगी। और टोटल कितनी है, 2 3 5 और 7 12, 12 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हम काटेंगे इसको, 3 आ जाएगा और ये हो जाएगी 45 है वो धनराशि। सवाल नंबर 65, आर में fx बराबर x² हो तो f के परास में इनमें से कौन शामिल होगा। तो देखिए सबसे पहला वर्ड आया रेंज या परास। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं लेता हूँ 2 और 7, तो मेरी रेंज 2 से 7 है। इसका मतलब 2 से 7 के बीच में जो भी संख्याएं आएगी वो मेरी रेंज हो गई, चाहे वो पॉइंट में है या किसी में भी है। तो ये मेरी एक रेंज हो गई है 2 से 7 तक। तो ये तो हो गया रेंज या परास। अब देखिए इसमें fx बराबर x² का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो आप y, जैसे देखिए कि y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, y की वैल्यू दे रखी है x²। बस इसका मतलब यही है कि एक हमारे पास वैल्यू है y, वो किसके बराबर है, x² के बराबर है। तो यदि हमको x के अलग अलग मान रखने होते हैं तो हम इसको इस प्रकार फंक्शन x रख देते हैं बराबर x²। बस आप ये मान लीजिए, इस पे इतना fx जहाँ पर भी मिले इतना ध्यान मत दीजिए, सीधा x² को ही देखिए कि x² हमारी एक कोई संख्या के बराबर है। इस प्रकार देख लीजिए, यदि फंक्शन fx बराबर और कुछ दे रखा हुआ आपको x²/2, तो आप सिंपल सा ये कर लीजिए कि y बराबर x/2 दे रखा है, कि एक संख्या y है हमारी, वो x बराबर है। तो y का मान किसके बराबर आएगा, y का मान किस प्रकार का होगा, ये पूछा गया है। तो यदि हम x की वैल्यू प्लस लेते हैं या फिर x की वैल्यू माइनस लेते हैं या x की वैल्यू पॉइंटों में लेते हैं, तो हमेशा ही यदि x² का मान कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि ये फंक्शन y का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए, और पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पूर्णांक। पूर्णांक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं पॉइंट में वैल्यू रखता हूं तो x² का मान तो पॉइंट में आएगा ही ना। तो ये पहला ऑप्शन नहीं हुआ। अब गैर ऋणात्मक संख्याएं क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ इसके लिए आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि एक तो होता है रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर्स के अंदर एक तो रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर और आते हैं। तो जो ये इमेजिनरी नंबर होते हैं वो भी गैर ऋणात्मक संख्याओं के अंदर आते हैं। तो ये गैर ऋणात्मक संख्याएं इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर ये इमेजिनरी नंबर भी आते हैं, और किसी नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हो तो वो कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है, वो रियल नंबर ही होगा। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ है। ठीक है, इस इमेजिनरी नंबर को हम आगे जाके और भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, एक सवाल आने वाला है उसके अंदर। बाकी फिर अब बचा
धनात्मक वास्तविक संख्याएं, वास्तविक को रियल कहते हैं, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स कहते हैं। तो अब कौन सा है, ऋणात्मक तो आएगा नहीं एक्स स्क्वायर का मान, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। हमेशा धनात्मक और वास्तविक संख्या ही आएगा, इसलिए ऑप्शन 3 आया है। अब आप ये चीज किसी भी दूसरे चैनल पे जाके देख लेना, यदि आपको ये सवाल इस तरीके से किसी ने बताया है तो मैं हर चीज जितनी भी मेरे को जहां से कोशिश करनी पड़ती है उसको देखने के लिए, मैं वहां से कोशिश कर आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेके आता हूं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर 70। तो 70 के अंदर क्या है कि एक तो ये आयत है और ये एक इतना त्रिभुज बन गया, ये दो आकृतियों को मिलके बना हुआ है, और इतना 12 है, तो 19 में से 12 घटाएंगे तो ये 7 बच जाएगा। तो एक तो हो गया 19 इंटू 6, इसका पहले इस आयत का तो क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज का कितना होता है 1/2, और समकोण है तो दोनों जो समकोण बनाने वाली भुजाएं उनका गुणनफल बाई 2, ये हो चुका है। अब ये मान कितना आया है 114 आएगा, ये 3 और 3 साथ है 21 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो शायद 135 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। सवाल नंबर 79, निम्नलिखित आकृति को ध्यान में रखते हुए जहां कोण बी और डी क्रम से इतना इतना है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज निम्न आकृति को, पहली बात तो आपको दिया हुआ नहीं है कि ये समांतर चतुर्भुज है, आपको पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तीर दे रखा है, ये तीर और ये तीर, इसका मतलब है कि ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके बराबर है। दूसरा इधर का तीर इधर का तीर, तो ये भुजा इसके समांतर है। ओके, ये समांतर है तो आपस में बराबर भी होगी, यदि दोनों समांतर है तो बराबर भी होगी। तो देखिए, तो दोनों भुजाएं यदि समांतर चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, तो ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, दोनों बराबर है, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इससे तो आपको ये पता करना था समांतर चतुर्भुज है या नहीं। और यदि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, कोण ए सी के बराबर होगा, कोण बी डी के बराबर होगा। तो बी और डी दोनों बराबर होंगे। यहाँ मान दे रखा है बी का 7x - 3 और डी का दे रखा है 5x, बस इन दोनों को बराबर कर दो, इधर आएगा ये 2x बचेगा, बराबर मान आया 30, तो x का मान 15, तो हमारा x का मान कितना आ चुका है 15। यही तो उसने पूछा है, जो कि क्वेश्चन आंसर नंबर 1 में दे रखा है। सवाल नंबर 81, किसी घन का अभांतर विकर्ण, देखो अभांतर तो ये वर्ड तो मुझे भी नहीं पता, मगर इतना पता है कि ये विकर्ण दे रखा है। और घन का विकर्ण क्या होता है कि यदि घन की एक भुजा a है तो उसका विकर्ण होता है √3a, ये हो जाता है। तो घन का विकर्ण √3a दे रखा है और घन का आयतन पूछा है, तो देखिए √3a, घन का विकर्ण √3a की वैल्यू कितनी दे रखी है 8√3, तो हमें पता चल गया है कि a की वैल्यू कितनी होगी 8, यानी घन की एक भुजा 8 है। अब घन का आयतन क्या होता है a का क्यूब, भुजा का क्यूब, यही तो होता है आयतन। तो भुजा का क्यूब होता है, हमारे पास एक भुजा 8 है, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अब देखिए, इस सवाल को हमको अच्छे से डिस्कस करना है। देखो 3 + 2√5 1 है, क्या कौन सी प्रकार की संख्या है? तो सम्मिश्र संख्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्याओं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। परिमेय संख्याओं को हम कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इरेशनल नंबर, ये कह दिया है इनको, इंग्लिश के अंदर ये कहते हैं। ओके, अब देखो हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस से मिलकर बना होता है? रियल और इमेजिनरी से मिलकर बना होता है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है?
अंडरूट में जिसमें 1 हो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसको आयोटा, एक इस प्रकार का साइन होता है आई से, इसको आयोटा बोलते हैं, इससे दिखाते हैं। तो इस प्रकार रखते हैं इसको। रियल नंबर तो आगे लिख देते हैं, और अंडरूट यदि अंडरूट में माइनस है तो उस नंबर को हम इमेजिनरी कहते हैं। किसको? जिसमें अंडरूट में माइनस हो तो उसको इमेजिनरी कहते हैं। तो रियल प्लस इमेजिनरी इस प्रकार लिख देते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो एक चीज़ तो ये समझ लीजिए आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल प्लस इमेजिनरी से मिलकर बना होता है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? यदि किसी नंबर में अंडरूट में माइनस आ जाए, जैसे ये माइनस अंडरूट 25, तो क्या होगा? 5 तो बाहर आ जाएगा, अंडरूट -1 बच जाएगा। इस -1 को हम आयोटा लिख देंगे। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी प्लस रियल मिलकर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब देखिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर जितने भी आगे के नंबर होते हैं जो हमें नेचर से मिले हैं, केवल प्लस वाले। इधर आ गया 0 और इधर माइनस, और आगे इधर माइनस अनंत, इधर प्लस अनंत, इधर 2 3, इधर -2। तो 1 से लेकर जितने भी ये नंबर है इनको तो हम कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर, यदि हम 0 को भी सम्मिलित कर लें तो उसको हम कहेंगे होल नंबर। यदि 0 को भी सम्मिलित कर लेंगे तो क्या कहेंगे? होल नंबर। और बाकी फिर इंटीजर क्या होता है? अब देखिए इस नेचुरल नंबर में हमने क्या लिया? 1 2 3 4 इस प्रकार लेते हैं, पॉइंटों वाले नहीं लेते। यदि 0 को सम्मिलित कर दिया तो होल नंबर, और यदि माइनस वालों को भी यदि सम्मिलित कर लेते तो हम कहते हैं होल नंबर, सभी के सभी नंबर। नहीं, होल नहीं, इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी प्लस हो चाहे माइनस हो, इंटीजर नंबर। तो इसको कहते हैं हम सारे मिलाकर इंटीजर। माइनस वाले, प्लस वाले और 0 ये सब मिलाकर क्या हो गए? इंटीजर। अब आती है रैशनल नंबर। क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो आते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए। और ये जितने भी नंबर होते हैं, नॉर्मल नंबर 1, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर होते हैं हम उनको कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है। और बाकी रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर। इरेशनल नंबर वो आते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √5 है, √5 को यदि आप सॉल्व करते हो तो ये आगे से आगे चलता जाएगा। तो आगे से आगे कितना चलेगा ये हमें नहीं पता है, तो हम इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है, कुछ ना कुछ मान आता रहता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिया जा सकता है। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर। अब देखिए कि रियल नंबर तो हो गया है, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, हमने बात की थी। उन दोनों को मिलाने पर क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने यहाँ पर आपको सभी तरह के नंबर बता दिए। अब हमारा करते हैं सवाल सॉल्व। पूछा है कि ये किस प्रकार का नंबर है। तो देखिए 3 तो 1 प्लस 2√5 है, इस प्रकार का है। ठीक है। तो देखिए कि ये 3 तो क्या है, यहाँ कहीं माइनस अंडरूट में नहीं है, या फिर कोई आयोटा नहीं दिया हुआ है, तो ये इमेजिनरी नंबर तो नहीं है, तो ये वाला तो कट चुका है। अब बात करते हैं 3 और 2√5। तो √5 है ना यहाँ जो, वो आपको पता है कि क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। और ये वाला कौन सा है? रैशनल। ये 3 तो ये पूरा का पूरा कैसा नंबर हो चुका है, यानी जिसमें इरेशनल पार्ट जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे नंबर को भी हम P/Q में नहीं लिख सकते। तो ये पूरा का पूरा कौन सा नंबर हो चुका है? ये इरेशनल नंबर हो चुका है। और हिंदी में इरेशनल को कहते हैं अपरिमेय। तो ये वाला हो चुका है, इसीलिए क्योंकि √5 आया है ना यहाँ पर, और
5 है जो, उसको हम क्या नहीं लिख सकते कि पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए पूरा का पूरा जो नंबर है वो इरेशनल नंबर हो चुका है। इस प्रकार ये क्वेश्चन के बाकी का ऑप्शन को भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जब तक आपको ये सारी संख्याएं नहीं पता होगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये हो गया। बाकी आप देख लीजिए कौन कौन से इरेशनल होते हैं, जैसे √3 यदि किसी नंबर में है, √5 है, और ये हो गया √2 हो गया। तो ये सारे क्या है, इरेशनल है। एक पाई भी है ना जो, वो भी इरेशनल नंबर है। तो ये कुछ इरेशनल नंबर है जो आपको याद होने चाहिए, √3, √5, √2, √पाई। जरूर जरूर याद कर लेना इनको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 85। चूंकि 48 और 144 का महत्तम समापवर्त्य HCF 48 दे रखा है और इनका लघुत्तम समापवर्त्य पूछा है। आपको पता है कि एक नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये बराबर होता है LCM इंटू HCF के बराबर होता है, ये आपको पता है। पहला नंबर 48 दे रखा है, दूसरा नंबर 144 दे रखा है और इनका HCF कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो आप बताइए कि ये किसके बराबर होगा। तो 48 इधर है, 48 तो हो गया, ये बराबर आएगा जब यहाँ 144 होगा, तो हमारा LCM 144 हो, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 86। दिया गया पाई चार्ट 2012 से 2018 तक विभिन्न वर्षों में अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता के प्रतिशत को दर्शाता है। अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की कुल संख्या को 200 मानते हुए 2015 और 2016 में हुई अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की संख्या पूछी है। यानी टोटल प्रतियोगिता जो इन सालों में हुई है 2012 से 2018 के बीच में, वो कुल मिलाकर 200 हुई है। और 2015 और 2016 की पूछी है। 2015 को पीले से दर्शाया गया है जो कि 2% है, और 2016 को दर्शाया गया है कि जो कि 14% है। यदि इनका अंतर पूछा है तो इनका अंतर आ गया 12%। टोटल कितना है, 200, तो 200 का 12% निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा। तो इन 2 सालों का अंतर कितना आ चुका है, 24। अब यदि दिया है क्वेश्चन 87, दिया गया है कि रेखा ग्राफ उन छात्रों को दर्शाता है जिन्होंने 2012 से 2018 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों से XYZ परीक्षा में भाग लिया। ठीक है, कि 2012 से 2018 के बीच में XY परीक्षा में जिन्होंने भाग लिया है उनका दिखाया है। अब वर्ष 2012 में सभी राज्यों से कुल मिलाकर XYZ परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या दिखाई है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग सालों में भाग लेने वाले XYZ एक परीक्षा थी जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा अलग अलग सालों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या दिखाई है। तो पूछा क्या है, 2012 में सभी राज्यों से कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी है उनका औसत पूछा है। तो देखिए कुल मिलाकर कितने हुए, यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 200, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 500। तो 100, 200, 300, ये 600 और 500 1100, यानी टोटल 4 राज्यों से 2012 में 1100 थे। और औसत निकालेंगे तो 4 राज्य 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा औसत, औसत संख्या पूछी है। 4 से यदि करते हो तो ये पीछे 100 ही तो हुआ, तो ये 25 आ जाएगा। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आ जाएगा। औसत आ चुका है 275। सवाल नंबर 88, दिया गया है पाई चार्ट 2012 से 2018 तक विभिन्न वर्षों में अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता कुल संख्या हमने पहले देखी थी, 200 थी। 2012, 2013, 2017, 2018 में आयोजित अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता का कुल संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं 2012 को नीले से दर्शाया गया है, 2013 को ऑरेंज से दर्शाया गया है, बाकी 17, 18 पूछा है तो 17 को हरे से और 18, इन चारों को जोड़ना है। तो इन चारों को यदि आप जोड़ते हो तो कितना आएगा, ये हो गए 40 और 60, 60 और ये कितना हो गया, 76 आ चुका है, 76%। तो 200 का आपको 76% निकालना है। कितने का, 200 का। तो 200 का 76% कितना हो जाएगा, 0 से 0 152 आ जाएगा। 152 कुल प्रतियोगिताओं की संख्या है।
सवाल नंबर 89, दी गई तालिका में 2012 और 2016 तक एक ही कंपनी द्वारा कार ए और कार बी के उत्पादों का अनुपात को प्रदर्शित किया गया है। रेखा ग्राफ 2012 से 2016 तक कार ए के उत्पादन को दर्शाती है। ठीक है, तो क्या है कि पहली जो टेबल दी गई है उसके अंदर कंपनी कार ए और कार बी का अनुपात दिया गया है कि कितनी कितनी उत्पादित हुई, और जो दूसरा जो ग्राफ दिया गया है उसमें केवल ए कार कितनी बनाई गई है, उत्पादन कितना हुआ है वो दिखाया गया है। तो यदि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, 850 लिखा हुआ है, 880 लिखा हुआ है, 630 लिखा हुआ है, 540 लिखा हुआ है, 850 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब पूछा क्या है उसने, 2012 में उत्पादित कार बी की संख्या और 2014 में उत्पादित कार ए की संख्या का अनुपात, यानी 2012 में बी, तो देखिए कि 2012 में ए कार कितनी हुई, 850 ए कार, और 2012 में ए और बी का अनुपात कितना है, 17:16, यानी 850 जो वैल्यू है वो 17 की है, तो बी की वैल्यू 16 है, कितनी आएगी, कितनी, 17, ये 17 की वैल्यू है तो 16 की कितनी आएगी, इसको काटा तो कितनी बार, 50 बार गया, और तो कितना आ चुका है, 800 आ चुका है, यानी 16 की वैल्यू कितनी, 2012 में जो बी कंपनी इतनी कार बनाती है, 800। अब बात करते हैं 2014 में ए का पूछा है, तो ए कितनी बनाती है, 630, बस 0 से 0 कट जाएगी, 80:63 आ चुका है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पर हमारा पेपर हो चुका है समाप्त। ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर हमारा पेपर हो चुका है ख़त्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। यदि अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना, और यदि कुछ कमी लगी या फिर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।